अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ। सुबह आपने विराग देखा होगा, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मगर कल रात जो सिचुएशन थी, इल्हाम तो होते नहीं है, तज्जिया ही हो सकता है। मगर कहने दीजिए कि 2 दिन पहले कह दिया था कि अमेरिका बीच में आ गया है। मगर जिस तरह पाकिस्तान ने अटैक किया वो बड़ा पैनिक था, खौफनाक, और बहुत ही स्ट्रेसफुल भी था कि क्या खुद एतमादी थी और डू और डाई वाली बात जैसे होती है ना। मगर अब समझ में आया कि डू और डाई भी यकीनन होगा, मगर थपकी भी थी। भारत को सबक भी तो सिखाना था ना। गुरूर तकब्बुर में डूबा हुआ डूबी, मोदी और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से लेकर एक ऊधम मचाया हुआ था। देखिए, यही टोटल मौजू है। उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी यकीनन आएगी कि जो साख और वक़ार 15 साल में अपनी इकॉनमी से और यूरोप अमेरिका में टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिका में जाके स्पेशली इंडियंस ने और उनके आईटी इंस्टीट्यूट्स की वजह से जो शोहरत, इज़्ज़त, दौलत कमाई थी, मोदी के तकब्बुर, गुरूर ने उसे लम्हों में खाक में मिला दिया। और ये जो है ना हाइपर हो जाना, मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोगों को याद होगा कि इस खिते का मसला ये है कि जहाँ पेट भरा और जेब में 2 पैसे आए, गुरूर तकब्बुर से गर्दन बस देखने वाली होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बड़ी कौमें, बड़े ख़ानदान के लोग होते हैं, जितनी पावर आती जाती है ना, उतने हम्बल होते जाते हैं, उतने मोल्ड होते जाते हैं, और इनकी सारी जिसे कहते हैं सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस और सॉफ्टनेस आती जाती है। मगर हमारे खित्ते का प्रॉब्लम ये है कि बस 2 टके आ जाएं और कहीं कोई अचीवमेंट छोटा सा हाथ लग जाए तो गुरूर और तकब्बुर में मतलब डोंगे भर भर के नहाए हुए होते हैं हम, और सामने किसी को आदमी गिनने को तैयार नहीं होते। फिर तीसरी टर्म भी मिल गई, मार्जिनलाइज सही, कमज़ोर पोजीशन के साथ रही, मगर तीसरी बार भी वो जीत गए। तो उन्होंने तो दुनिया को राम मचा देना था। फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी, मतलब देखें, इन्हीं प्रोग्रामों में भी कहा गया, दर्जनों और लोग भी कहते थे कि जिनके सर पे आप खेल रहे हो, आप उन्हें आंखें दिखाते हो, जिनसे आप एक्सपोर्ट से पैसे कमाते हो, जहाँ से टेक्नोलॉजी आपने ली है, जो आपसे टेक्नोलॉजी बनवाते हैं, सर्जिकल से लेके सारा कुछ जो असल है, आप उन्हीं को आके दिखा रहे हैं कि यूक्रेन वार में आप रशिया के साथ जाके खड़े हो गए, तेल भी खरीद रहे हैं, और नेबर में तो आपका जो हाल हो चुका है वो तो सबको पता है कि आप किसी को मिरासी तो अब रहेगा नहीं, और छोटी जात वाला भी नहीं रहेगा, और कमज़ोर बगैर पैसे वाला भी नहीं रहेगा। चौधरी साहब जिसे चाहेंगे रखेंगे, जिसे चाहेंगे मार के भगा देंगे। तो बांग्लादेश भी नाराज़, श्रीलंका भी नाराज़, नेपाल भूटान भी नाराज़, पाकिस्तान से तो दायमी पैदाइशी लड़ाई है, ठीक है ना। और अफगानिस्तान में भी मिसाइल्स मार दिया, ड्रोन भेज दिया, उनको भी मैसेज यही है कि छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। फिर अखंड भारत। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि आरएसएस की 100 साल तकरीबात भी हो रही हैं, और क्यों नहीं हो भाई कि आरएसएस का जो 15 साल में अचीवमेंट है मोदी की शक्ल में, जो इस वैशी जुनूनी को लेकर वो आए कि इन गरीबों को, जॉर्ज साहब का मिसरा है ना कि इन गरीबों को दौलत मिल जाए तो क़यामत कर दे। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि डेमोक्रेसी मिडिल क्लास लोगों की है। बहरहाल, तो आप सबने देखा कि एक ट्वीट आया कि वो सीज फायर इज डन, और बोथ कंट्रीज थैंक्स, और इस तरह के 2-4 जुमले हैं, और फारिग और सब कुछ। और फिर वहाँ जो कोराम पड़ा है वो अर्नाब मुखर्जी है, क्या है वो, स्वामी, जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, थिंग्स लाइक दैट, और सेक्रेटरी तलाश समथिंग, वो तो पागल ही हो गया। और फिर उनका मीडिया, मैं पाकिस्तानी मीडिया को बहुत इमेच्योर मीडिया समझता हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा कोई वो नहीं हूँ, मगर फिर मुझे ये भी एहसास है कि पाकिस्तान में फौज, मार्शल लाएँ, डंडा, कोड़े, बंदे गायब करना, तो वहाँ जो कुछ भी है बहुत है। मगर ये 77 साल की डेमोक्रेसी ने ये मीडिया दिया। झूठ से शुरू होते थे, झूठ पे खत्म। झूठ पाकिस्तान ने भी बोला, वहाँ तो बुलवाया जाता है जितना भी बोला।
मगर जो कुछ अपने मुंह से बोल रहे थे वो बैलेंस बोल रहे थे, वो आग में तेल नहीं डाल रहे थे, वो धीमे चलने की, धीरे चलने की और नरमाहट से बात करके मसाइल हल करने की, टेबल पर बैठकर बात करने की हिमायत कर रहे थे जितने लोग भी थे। मगर यहाँ तो गुरूर का आलम देखा नहीं जाता था और सारे मुल्क भी हैरान परेशान हो चुके थे, जो सुलह कराना चाहते थे, जो सालिसी करना चाहते थे, जो कूल डाउन करना चाहते थे, उन सबको जवाब दे दिया था। मगर जब 26 हमले हुए, अच्छा आपने पहले 9 स्पॉट पर, 9 टारगेट पर 40 हमले किए, 40 मिसाइल्स मारे और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए थी कि एक तो आपने नाजायज मारे, आपके पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई प्रूवन कहीं नहीं था और किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि आपके एविडेंस जो है वो काबिल तवज्जो है। मगर फिर आप ड्रोन भी भेजते रहे, उन्हें भी टॉर्गेट किया जाता है, उनके जवाब में ड्रोन भेज दिए गए थे पहले। यहाँ हमारे मीडिया, लाजमी बात है, एक बाउंड मीडिया है, रिस्ट्रिक्टेड मीडिया है, मगर आपका मीडिया तो बड़ा आजाद था ना। आप वो पाकिस्तान के मीडिया का तो बता रहे, वो ड्रोन का बता रहे थे कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं और झूठ मिला के उसमें शामिल करके बता रहे थे। मगर आपने एक बार भी बताया इंडियन मीडिया से, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे ड्रोन वहाँ कितने गिर चुके हैं और कितने लग चुके हैं और कितनी तबाही हो चुकी है। जिस तरह से कश्मीर में कैजुअलिटीज हो रही थी और जिस तरह से गोलाबारी हो रही थी, वो कहीं आपने गौर किया था? एक बार भी कहा कि भाई सिविलियन पे ड्रोन मारना या उन पे फायरिंग करना, ये कौन सी जंग है, ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सी सिविलाइजेशन है, ये कौन सी तहजीब है? हिंदुस्तान की तहजीब तो बड़ी हम्बल तहजीब मशहूर थी। आप हिंदुत्व में शामिल होकर ये आप लोगों ने लर्न किया, ये सीखा। हमारी इंतहा पसंदी, हमारे मसाइल से तो आपको लर्न करना चाहिए था, आपको सीखना चाहिए था कि ऐसे हो जाते हैं अगर राह से हट जाएं। आप तो उल्टा उस राह पे चल पड़े। मैं मानता हूं कि उसके जिम्मेदार हम हैं, मगर आपको तो सीखना चाहिए था ना। आप तो बहुत मैच्योर थे, आप तो इस दहशतगर्दी के, इंतहा पसंदी के खिलाफ थे, मगर आपने तो सारा काम उल्टा किया। फिर जब वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, ये तो मैंने कल भी कहा था कि टिट फॉर टैट हुआ है, तो उन्होंने तय कर लिया। बजाय तो लगता ना तय किया, मगर नहीं, ठपकी हुई थी। सबक सिखाना था ना। बहुत सारे लोगों ने हिसाब चुकते करने थे, तो कहा कि ठीक है जाओ कर लो। तो फिर जो आपका फेलियर है, इंडियंस आए हैं, मैं तो हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि सुना 26 राफेल का नया ऑर्डर भी दिया हुआ था, मंगवा लीजिएगा, मंगवा ले और अपनी ख्वाहिशात फिर पूरी करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको चैन तो आता नहीं है। क्योंकि आपको तो जब तक पाकिस्तान को हजम नहीं कर लेंगे, अखंड भारत का ख्वाब पूरा नहीं कर लेंगे, और अखंड भारत का मतलब ये थोड़ी है कि हिंदुस्तान, हिंदुत्व, इसका असल मतलब है हिंदुत्व, कि आप पूरा इलाके को हिंदू बना देंगे और एक नई सिविलाइजेशन खड़ी करेंगे, एक नई गदरबूद, एक नई कौम के तौर पे। क्योंकि बाकी तो दुनिया में आपको पूछता नहीं मज़हब के हवाले से। आई एम सॉरी, मैं आपके मज़हब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर जो ये आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, और ये मोदी नैरेटिव है, इस सबको जब मैं देखता हूँ तो बोलना पड़ता है, क्योंकि आपने हमसे सीखना तो था नहीं। खैर, तो फिर जो चुन चुन के टिका टिका के आपको जवाब मिला, और साथ में जब ये कहा गया कि अगर जवाब आया तो फिर आपका कोई इकोनॉमिक हब भी नहीं बचेगा, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे। और फिर आपकी एयरफोर्स ने तो नाक ही कटवा दी। इनको किसी नर्सरी में ले जाके पढ़ाएं, पहले इनको खिलौने पहले टॉय दें प्लेन के, उससे ये कुछ कटिंग शटिंग सीखें। कहाँ किससे करवाते हैं इनकी ट्रेनिंग? कि कहते हैं कि एक मौके पे 112 जहाज थे, जिनमें से 70% इंडियन थे, मगर उसमें भी हमारे जवान राफेल और सुखोई और मिग मार के निकल गए। और फिर जिस तरीके से आपका S-400 डिफेंस एयर सिस्टम ख़त्म किया, जिस पर आपका बड़ा प्राइड था, बड़ा गुरूर था आपको, और बड़ी तशहीर की जाती थी, एक मिसाइल की मार निकला और
खंडरात में तब्दील कर दिए आपके 26 को 30 के करीब बल्कि कहते हैं। बहुत से ब्रिगेड हेड ऑफिस भी और बटालियन हेड ऑफिस भी, चौकियाँ भी, आप वो कश्मीर के गरीब इलाके में वो टुक 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 लगे हुए थे, गरीबों को मार रहे थे। और फिर जो आपको पहले समझा रहे थे आपको उन्हें फोन करना पड़ा। वो तो सीएनएन ने भरना फोड़ा निक ने, पूरी कहानी सुनाई उसने कि जयशंकर भी मोदी भी दोनों लेट गए और बाकायदा फोन करके यहाँ कहते हैं व्हाइट हाउस में कि अब हमारी जान छुड़ाओ। तो वो तो चाहते थे। अच्छा, इसमें गौर से देखें, चाइना ने अपने मकासद पूरे किए और अमेरिका ने अपने पूरे किए। अमेरिकन को तो ये आंखें दिखा रहे थे ना कि हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है और अमेरिका हमारी इकॉनमी इतनी बड़ी है और हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी नहीं है। एप्पल भी लगवा रहे थे, F-16 भी बनवा रहे थे और फलाना भी कर रहे थे और वीज़े भी मांग रहे थे। मैं अभी कनाडा से होकर आ रहा हूँ, मिशिगन में हूँ, कि कितने लाखों की तादाद से आपने स्टूडेंट वीज़े लिए। वो सब टिम हार्टन पे इधर उधर बेचारे बच्चे जॉब करते फिर रहे हैं, एक एक कमरे में 6 रह रहे हैं। आंखों से देख कर आ रहा हूँ। मगर आपका गुरूर, आपका तो भाई आपकी आबादी इतनी है कि आप कितना भी कमा लें कम पड़ जाता है। कमाई के कोई आपके 2000 जरिए तो नहीं है। एक सर्जिकल मेन है और आईटी है 150-200 बिलियन डॉलर की। आपने 3 दिन में $83 बिलियन डुबो दिए इकॉनमी में, एक स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे सारा मिला के। मुझे ये तो चाय बेचता था, कहाँ से ला कर देगा? रिकवर तो हो जाएंगे यकीनन, मगर जो शर्मिंदगी है इसके साथ वो कैसे रिकवर करेंगे वो बता दें आप। जो आपका एक इलाके में टैका था, जिसे टैका कहते हैं ना गली बाजार की जबान में, जो आपकी धाक थी जिसे कहते हैं, एक आपका वेट था, और पाकिस्तान के लिए तो आप हुआ थे कि जब चाहेंगे खा लेंगे। अब जब आप बोलेंगे, आप पाकिस्तानियों को नहीं समझते, जूता लेके खड़े होंगे 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। तो चाहे एक तो यूरोप की असले की मार्केट सारी आपने खत्म करवा दी, वो आपके वैसे जहनी तौर पर दुश्मन हो गए। अमेरिका को F-35 बेचने, या पता है ना, आप राफेल खरीद रहे थे, अब आप भीख मांग के पैर तल्ले पकड़ के खरीदेंगे और बहुत सारी और शराइत भी मानेंगे। और मुझे सबसे बड़ा जो यकीन है कि न्यूट्रल वेन्यू पे रॉबियो ने कहा है कि आपको पाकिस्तान से मुलाकात करनी है। अब आप बहुत सी बातें माननी भी पड़ेंगी। अब आप डरा तो सकते नहीं, जैसे अभिनंदन के मौके पर आपने डराया था और पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, टॉलरेंस दिखाई और आपकी कहे हुए पे धमकी से सुबह से पहले उसे छोड़ दिया। आप समझ रहे इस बार भी ऐसा होगा? नहीं, वो पाकिस्तान ने आपको बंद गली में लेकर आया। वो क्या आइए हुजूर, आप हमें फिर धमकी दीजिए, हम बताएं। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि आपके साथ अगर रहना है और जीना है तो भारे बर्बाद होना पड़े। मैंने एक इंटरव्यू किया है, मैं लेकर आऊँगा, इंडस वाटर ट्रीटी पे मौजूद है, मगर अभी टाइम नहीं उसका। तो उसमें किसी ने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये खत्म होती है तो भारत से लड़ते हुए 25 करोड़ को मर जाना चाहिए। या तो ट्रीटी वापस होगी या जंग के साथ हम सब ने लड़ते हुए मर जाना। प्यास, भूख, बेरोजगारी, बीमारी से मरने से बेहतर है कि तुमसे पंजा आजमाई करते हुए मर जाए। ये मैं कल परसों में आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा। तो जब ये बातें सामने आएंगी, और आपने पाकिस्तानियों का बिहेवियर तो देख लिया होगा, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इंडिया, चाइना को उसके इक्विपमेंट की तशहीर मिली है। वो किसी ने कहा है, उनके एक्सपर्ट ने, कि कामयाबी जो है सबसे बड़ी शोहरत होती है। वो शोहरत भी मिली, दुनिया ने देखा भी, नए ऑर्डर भी आए और राफेल तो हो गए बर्बाद। अच्छा, इसमें पायलट का भी कमाल होता है। हमारे पायलटों ने तो 65 की जंग से लेकर अब तक, कारगिल से लेकर, अच्छा, फिर साथ में यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हमारी एयरफोर्स बराबरी की बुनियाद पर बर्री फौज की आके आर्मी के साथ खड़ी हो गई है। मगर कहने वाले ये भी कहते हैं कि पहली बार दोनों इदारों में नहीं, तीनों में बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था। कि कारगिल के मौके पे तो कहते हैं कि एयरफोर्स को तो बताया भी नहीं गया था, उसने उसको अगेंस्ट भी उसके ओपिनियन दी थी और मना किया था कि ये काम ना करे, मगर फिर उसे भी जाना पड़ा था। और दूसरी जगहों के हवाले से भी कहते हैं कि जी
ایئر فورس کو تو آخر میں بتاتے ہیں، مگر بالا کوٹ والے واقعے کے بعد، ابھینندن کے واقعے کے بعد ان کا وزن بڑھا. اب ہمارے یہاں بھی ایک نئی جنگ شروع ہوگی کہ جناب کہ آرمی، زمینی فوج وہ زیادہ پاورفل ہے کہ فضائیہ اور ایئر فورس زیادہ پاورفل ہے. برابری کا وہ مانگا جا سکتا ہے اسٹیٹس جو پہلے نہیں تھا. فیصلہ کن مواقع پہ چپ ان کیا جائے گا. چپ ان سے مطلب ساتھ بٹھایا جائے گا، اوپینین لی جائے گی، فیصلہ میں شرکت لازمی ہوگی. تو اب یہ جنگ خدا نہ کرے ہمارے یہاں شروع ہو، اس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. مگر مجھے یہ خبریں ہیں اس لیے پیشگی بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہماری ایئر فورس کا مورال بہت ہے. ہماری تینوں فورسوں کا اللہ انہیں عزت دے، شہرت دے اور کامیابی عطا فرمائے. مگر یہ کامیابی جب اچھی لگے گی کہ ملک میں انتخابات ہونے دیں، جو آپ کا اصل کام ہے، جس میں آپ نے مہارت بڑی حاصل کی ہے اور آپ نے ثابت بھی کیا ہے. ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، مگر جن کا دوسرا کام ہے وہ بھی کرنے دیں. آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بناتے رہیں، کاروبار بھی کرتے رہیں، مگر الیکشن فیئر اینڈ فری کرا لیں. یہ جو ایک معاشرے میں اشتعال ہے، غصہ ہے، مایوسی ہے، بیزاری ہے، اسے ختم کریں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. فوج کو ایک بات سمجھنی ہوگی اب کہ عمران خان سے بیسٹ موقع ہے. ویسے تو پولیٹیکلی اب ہر طرف دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اگر کوئی طاقتور آدمی اس کے طور پر سامنے آیا ہے، پیوٹن کے ساتھ ساتھ مجھے نہیں پتا پیوٹن زیادہ طاقتور کہلائیں گے کہ جنرل عاصم منیر کہلائیں گے. گاڈ نوز. مودی تو نہیں کہلاتے اب، تیسرے نمبر پہ بھی، چوتھے نمبر پہ بھی. تو آپ طاقتور اور رہیں گے اگر یہ قوم متحد رہے جیسے اس موقع پہ تھی. مگر کچھ لوگ پھر بھی برا بھلا کہہ رہے تھے. تو اگر آپ انتخابات کرا دیں، اس حکومت کو فارغ کر دیں، اس حکومت کو ویسے بھی آپ فارغ کرنا ہے کہ نواز شریف جب جنگ جیت لی گئی تو منہ سے پھوٹے کہ دیکھا پاکستان کی قوت، پاکستان کی طاقت، ہماری فوج نے کیا عظیم کامیابیاں کی، غرور خاک میں ملا دیا. اب آپ کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ کو کسی نے مشورہ دے کے بھی چپ رکھا تھا کہ آپ کو آخر میں ہیرو بنا کے سامنے لانا ہے تو آپ کا پروگرام تو بڑھ گیا. I'm sorry my language. یہ نون لفظ ہے آج کی بازار میں تو بولنا پڑے گا. برائے سیاسی طور پہ تو تحریک انصاف بھی فارغ ہو گئی ہے. یہ نون تو مکمل فارغ ہو گئی. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ امریکہ بیچ میں آ گیا ہے، اب جنگ نہیں ہوگی، وہ کہ میں کل شیکی تھا، میں یہ بھی مانتا ہوں. مگر اب مجھے اسی طرح یہ بھی یقین ہے کہ اب شہباز شریف کی نون حکومت کی چھٹی ہوگی. الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے میں یہ بھی بات نہیں کرتا، مگر اب تحریک انصاف سے فوج کی اپنی شرائط پر اور کچھ ان کی شرائط مان کے ڈیل بھی ہوگی، ان کی مین اسٹریم میں واپسی بھی ہوگی. سب کو پتہ چل گیا کہ اس وقت فوج سے اگلے 4 5 10 سال تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا پنگا کر سکتا ہے. اور پھر چائنا بھی ساتھ ہے اور امریکہ بھی ساتھ ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. اور پھر پورا مڈل ایسٹ ساتھ ہے. اب میں یہاں پر مڈل ایسٹ کے حوالے سے خبر اور دے دوں، دکھ کی خبر ہے. یہ جو امہ کی کہانی ہے نا، بار بار میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کوئی امہ شمہ نہیں ہے. جب پاکستان میں فل اسکیل وار ہو رہی شروع کے امکانات تھے، ایک تو یہ کراچی کی، لاہور کی ایئر فیلڈ بند تھیں، تو امریکن پاکستانیوں کے حوالے سے مجھے پتا ہے وہ پوری کوشش کر رہے تھے نکلے. ان کے پیرنٹ جو بچے وغیرہ گئے ہوئے تھے، بڑے بچے چھوٹے نہیں. تو ایک موقع پہ میرے ایک دوست نے اپنی بیٹی کو کال کیا کہ ایئر اسپیس کھلی ہے اور جو فلائٹ ملے، جتنے کا ٹکٹ ملے تم نکلو. تو کچھ دیر میں پتہ چلا کہ جو فیلڈ کھولی گئی ہے ایک خصوصی جہاز آیا ہے اور شاید قطر ایئر ویز سے منگایا گیا، اور اس میں صرف پیور گورے نکلے، ٹوٹل کوئی دیسی نہیں چلنے دیا گیا، پیور گورے. لیکن اس رات کنفرم ہو گیا تھا کہ پاکستان میں نہیں، پرسوں رات کی بات ہے کہ ریٹیلیشن تو ہوگا. پاکستان میں دن تھا، یہاں رات تھی جب یہ بات پتہ چلی. تو جو امریکہ سے، یورپ سے، پوری دنیا سے، ایمریٹس ایئر لائن سے دبئی لوگ اترے تھے یا ابو ظہبی، تو وہ پاکستانی جن کے پاس پاکستان سے جو باہر ویزوں پہ آئے تھے، امریکہ، کینیڈا، یورپ یا مختلف جگہوں پہ، یا جن کے پاس امریکہ، برطانیہ اور اس کے گرین کارڈ اور پی آر ٹائپ کی چیزیں تھیں، ان کو دبئی نے، ابو ظہبی نے ٹرانزٹ ویزا نہیں دیا کیونکہ فلائٹیں تو کینسل ہو گئی تھیں.
آگے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کراچی یا لاہور کب جانا ہے، اسلام آباد کب جانا ہے، فیصل آباد کب جانا ہے. تو ان کو ٹرانزٹ ویزا نہیں دیا، وہ 3 دن ایئرپورٹ پہ پڑے رہے. مگر انڈین سب کو، ان کے پاس بھی باہر ملکوں کے صرف ویزے تھے اور انڈین پاسپورٹ تھا، ان سب کو ویزے دے کے شہر میں جانے کی اجازت دی گئی. یہ ہماری توقیر ہے، یہ ہماری ساکھ ہے، یہ ہمارا وقار ہے. اور عاصم منیر کو، جنرل عاصم منیر کو، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جی، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ پورا کہہ لیں، یا یونائٹڈ اسٹیٹ، کیا کہتے ہیں اس کو، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو، چین ہو، قدر تو آپ ہی کی ہے. باقی تو سب شامل باجا ہیں، آپ ہی بات کر سکتے ہیں. تو یہ معلومات کریں کہ بھئی کیا ہے، ایسا کیا ہے پاکستانیوں میں خرابی. انتہا پسندی کا خطرہ ہے. تو انتہا پسندی تو اب ہندوؤں میں بھی بے تحاشا موجود ہے. نعرے اگر پاکستانی مار سکتے ہیں تو وہ بھی مار سکتے ہیں، مگر یہ ایک سرشت کے لوگ ہیں، یہ باہر جا کے ڈب جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو سمجھائیں ان لوگوں کو، یہ مسلم امہ کا جو ایک چھوٹا سا بھرم قائم ہے اسے نہ ٹوٹنے دیں، اتنی توہین نہ کریں پاکستانیوں کی. اور مجھے یقین ہے کہ اس جنگ کے فیصلے سے، جو باقاعدہ جنگ تو نہیں تھی مگر جس اسکیل پر ایک رات میں لڑی گئی، وہ جنگ ہی تصور کی جائے گی. جو پاکستان نے پایا ہے اور بھارت نے کھویا ہے، اس سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوگا. مگر میں پھر آخر میں جاتے ہوئے یہ کہوں گا جنرل عاصم منیر سے کہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ پروفیشنل سولجر ہیں. باجوہ کے مقابلے میں آپ ڈٹ گئے، کھڑے رہے، کیانی سے لے کر سب نے اس انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیکتے رہے. آپ نے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور آپ نے اپنا گول بھی اچیو کیا. آپ اپنے گراؤنڈ پہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں سیاست میں. وہاں آپ کی اس سے بھی بڑی کامیابی ہوگی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں اور عوام کو موقع دیں. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پہلے بھی آپ نہیں ڈرتے تھے. ضد چھوڑ دیں اور اس معاشرے کو آگے بڑھنے دیں. جیسے آپ نے کامیابی حاصل کی، ہر شخص کا حق ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل بات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.